खाने को कुछ है, सड़कों पर रहना है, एहतजाज या फिर धरना देना है, बिल तो देना होगा। जो माहिदे हुए वो हर सूरत पूरे करेंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का आवाम को रिलीफ देने से साफ इनकार। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, फौज एक यूनिट फ्री बिजली इस्तेमाल नहीं करती। बिजली बिल का मसला बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। 48 घंटों में रिलीफ देंगे। IMF को बिजली के बिल्स के मामले में तजावीज दी हैं। खुद झूठे वादे करेंगे और ना अपनी जिम्मेदारियों से हटेंगे। इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन ने देनी है। इलेक्शन होगा तो हम चलेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली बिलों के खिलाफ आज भी एहतजाज। मुजफ्फराबाद में आज पहिया जाम, पेशावर में भी शटर डाउन हड़ताल। बागदाद कश्मीर में टेलर सलाई मशीनें लेकर सड़कों पर निकल आए। कराची से लेकर खैबर तक मुल्क भर में कई मार्केटों से इंकार। पहिया जाम हड़ताल में शरीक मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। ताजिर कहते हैं बिजली के महंगे बिल और बढ़ती महंगाई अब काबिल बर्दाश्त नहीं। हुकूमत फौरी अशराफिया की मुफ्त बिजली खत्म करे। मुल्क गिर एहतजाज, कारोबारी मराकज बंद होने से स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। रुपए की कदर में मजीद कमी, शरह सूद बढ़ने का खदशा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में मंदी का रुझान। इंडेक्स 1774 पॉइंट कम होकर 44,470 पर पहुंच गया। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 1242 पॉइंट की कमी के बाद 43,002 पॉइंट पर बंद। निगरान हुकूमत के आने के बाद स्टॉक मार्केट में 3,422 पॉइंट की कमी हुई। 13 रोज कारोबार हुआ, 4 दिन कारोबार मुस्बत, 9 दिन मंफी रहा। डॉलर ने मुल्की तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। अमरीकी डॉलर 2 हफ्तों से तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। करेंसी मार्केट में पाकिस्तानी रुपए की कदर न होने के बराबर। ओपन मार्केट में 322 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 328 रुपए में भी दस्तयाब नहीं। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 15 पैसे महंगा, 305 रुपए 60 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। बिजली के जायद बिल 400 यूनिट्स वाले सार्फिन को रिलीफ देने का हंगामी प्लान तैयार। बिजली के बिलों की अदायगियों में सहूलत देने की तजावीज़ IMF के हवाले। वजारत खजाना के मुताबिक निगरान हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में 250 अरब रुपए के रिलीफ की कोशिशें जारी। IMF हुकाम से हर सूरत बिजली के बिल किस्तों में अदा करने की सहूलत देने की भी तजवीज़ की गई। अगर IMF ने रजामंदी जाहिर की तो 2 माह के लिए मादा हो सकता है। महंगी बिजली के तनासुर में सार्फिन को रिलीफ फराहम करने के लिए IMF के साथ प्लान शेयर। मुकर्रर करदा अहदाफ की खिलाफ वर्जी नहीं होती। पाकिस्तान ने IMF को यकीन दहानी करा दी। मुजव्वज़ा रिलीफ पैकेज पर IMF को कायल करने में कुछ वक्त लग सकता है। बिजली के बिल में 30% टैक्स और 50% हुकूमती नाहले। माशी तजियाकारों का रद्द-ए-अमल, कहा किसी को मुफ्त बिजली नहीं मिलनी चाहिए। जो बिजली मुफ्त दी जा रही है इस पर शराइत लगनी चाहिए। सरकारी मुलाजमीन को भी कुर्बानी देनी चाहिए ताकि अवाम के दुखों में साथ होने का पैगाम जाए। बिजली बनाने की लागत इतनी नहीं, लैंड लॉसेस, अदम रिकवरी और दीगर मसाइल हैं। अवाम को सस्ती बिजली नहीं मिल रही तो अच्छे पैगाम के लिए सरकारी मुलाजमीन भी फ्री बिजली ना लें। बिल जलाने और एहतजाज से नहीं, हल निजकारी में निकलेगा।
वापडा और वजारत आबी वसाइल ने बिजली कंपनियों के मुलाजमीन को फ्री यूनिट्स की सहूलत खत्म करने की मुखालिफत कर दी। बिजली के भारी भरकम बिलों के खिलाफ कराची से लेकर कश्मीर तक पाकिस्तान के हर शहर में एहतजाजी मुजाहरे, अवाम की जानिब से मुख्तलिफ महकमों को दी जाने वाली फ्री बिजली खत्म करने का मुतालबा। पंजाब इलेक्शन नस्ल सानी केस, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त खारिज कर दी। जब भी आईनी खिलाफ वर्जी होगी अदालत मुदाखलत करेगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में इंतखाबात की तारीख देने की हद तक इजाफा किया गया। आइन किसी की जागीर नहीं, कोई भी इन्हिराफ या तजावुज नहीं कर सकता। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार नहीं देता। मुमकिन है आइंदा चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ANP, BAP और DMP के वफूद से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, आइंदा चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो सकता है। दूसरी जानिब ANP ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होने का मुतालबा किया। मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा, हुकाम ने जनवरी के आखिर या फरवरी के वस्त में इलेक्शन कराने की बात की है। चेयरमैन PTI के खिलाफ जेल में समात के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। सीक्रेट एक्ट की अदालत ने कहा, मालूम नहीं चेयरमैन PTI को अटक जेल से बाहर लाने पर कोई हादसा पेश आ जाए, इसीलिए वही समात हुई और जिस्मानी रिमांड नहीं दिया। अटक जेल में समात का मकसद साबिक वज़ीर आज़म की जान को तहफ़्फ़ुज़ देना है। अदालत ने चेयरमैन PTI के खिलाफ 16 और 30 अगस्त को साइफर केस की समातों का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जज अबुल हसना जुल्करनैन ने 2 सफ़हात पर मुश्तमिल हुक्मनामा तहरीर किया। दूसरी जानिब PTI की कोर कमेटी ने पार्टी चेयरमैन के खिलाफ अटक जेल में साइफर मुकदमे की समात कबूल करने से इनकार कर दिया। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग में 5 मंजिला इमारत में आग भड़क उठी। आग लगने से 73 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। इमारत में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कोलिंग का अमल जारी। इंतजामिया की जानिब से आग लगने की वजूहात का तयन किया जा रहा है। मुकामी ज़राए के मुताबिक हलाक होने वालों में 7 बच्चे भी शामिल हैं। और भारत से हाई वोल्टेज का टकराव। कौमी टीम श्रीलंका पहुंच गई। शाहीन जुमे की शाम को पालेकेले स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी जानिब एशिया कप का दूसरा टाकरा जारी। श्रीलंका और बांग्लादेश में पंजा आजमाई। बंगाल टाइगर्स की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। पूरी टीम 163 रन पर ढेर। हदफ के ताक़ुब में श्रीलंका की बैटिंग जारी। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
बुलेटिन में खुश आमदीद नाज़रीन। सबसे पहले आपको बताएं, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि बिजली के बिल्स का मामला IMF के साथ मिलकर देख रहे हैं। बिल तो देना होगा, जो माहिदे हुए वो हर सूरत पूरे करेंगे। इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि IMF को बिजली के बिल्स के मामले में तजावीज़ दी हैं, खुद कुछ नहीं कहूँगा क्या कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि हम झूठे वादे करेंगे और ना अपनी जिम्मेदारियों से हटेंगे। मैंने अपने वज़रा को करने वाले कामों का टारगेट दे दिया, जो काम नहीं कर सकते उनका बताएं कि वो क्यों नहीं कर सकते। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन ने देनी है, इलेक्शन होगा तो हम चले जाएंगे। इलामा अजीम वारुल हक काकड़ ने कहा कि प्रोफेशनल काबीना बनाई, आइन ने तो टेक्नोक्रेट्स की सेनेट में जगह बनाई है। दूसरी जानिब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली के बिलों के खिलाफ आज भी एहतजाज जारी। मुजफ्फराबाद में आज पहिया जाम हड़ताल, पेशावर में भी शटर डाउन हड़ताल। बाग आजाद कश्मीर में टेलर सलाई मशीनें लेकर सड़कों पर निकल आए। ताजिरों, शहरियों, सिविल सोसाइटी और अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा भी टेलर्स एसोसिएशन के एहतजाजी मुजाहरे में शामिल। मुजाहरीन ने वापडा और बिजली बिल्स में इजाफे के खिलाफ नारेबाजी की और अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से लगाए गए एहतजाजी कैंप में धरना दिया, जबकि शहरियों ने आजाद कश्मीर में सार्फिन को बिजली फ्री देने का मुतालबा कर दिया। बिजली बिलों के खिलाफ कराची में ताजरों की जानिब से भी हड़ताल की जा रही है, जबकि लाहौर के ताजरों ने 2 सितंबर को हड़ताल का ऐलान किया है। मुजफ्फराबाद में आज पहिया जाम हड़ताल की वजह से शहर में कारोबारी मराकज, पेट्रोल पंप्स और निजी तालीमी इदारे बंद है। पेशावर में ताजिरों की जानिब से बिजली बिलों के खिलाफ आज शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। शहर भर की अक्सर मार्केटें बंद होने की वजह से सुनसान है। ताजिरों का कहना है कि बिजली के महंगे बिल और बढ़ती महंगाई अब काबिल बर्दाश्त नहीं है। रुपए की कदर में मजीद कमी और शराय सूद बढ़ने के खदशे के पेश नज़र पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार के दौरान शदीद मंदी देखी गई। कारोबार के आगाज से ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में मंदी का रुझान देखने में आया और एक मौका पर इंडेक्स 1774 पॉइंट्स कम होकर 44,470 पर पहुंच गया। कारोबार में 3.5% से ज्यादा की कमी देखी गई। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 1,242 पॉइंट्स की कमी के बाद 45,002 पॉइंट्स पर बंद हुआ। माह अगस्त में 100 इंडेक्स की गिरावट 3,032 पॉइंट्स रही। अगस्त में 100 इंडेक्स में 449 पॉइंट्स के बैंड रहा। आपको बताएं कि ओपन मार्केट में डॉलर 322 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, जबकि 328 रुपए में भी दस्तयाब नहीं है। अमरीकी डॉलर 2 हफ्तों से तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। करेंसी मार्केट में पाकिस्तानी रुपए ने आज अपनी कदर मजीद खो दी। सेंट्रल बैंक और ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर की ऊंची उड़ान जारी और तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बरकरार है। सेंट्रल बैंक में डॉलर 1 रुपए 15 पैसे महंगा होकर 305 रुपए 60 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, जबकि बैंकों की जानिब से इम्पोर्टर्स एलसीज खोलने के लिए डॉलर 306 रुपए 10 पैसे में फरोख्त किया जा रहा है। फॉरेक्स डीलर्स का कहना है ओपन मार्केट में भी डॉलर 2 रुपए 50 पैसे महंगा होकर 322 रुपए से फरोख्त किया जा रहा है, मगर डॉलर 328 रुपए में दस्तयाब नहीं। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 40 पैसे महंगा होकर 304 रुपए 45 पैसे पर बंद हुआ था। वजारत खजाना ने बिजली के 400 यूनिट्स तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को रिलीफ देने के लिए हंगामी प्लान तैयार कर लिया। वजारत खजाना के जराये का कहना है कि बिजली के बिलों में रिलीफ का प्लान हंगामी बुनियादों पर तैयार किया गया और निगरान हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में 250 अरब रुपए के रिलीफ की कोशिशें जारी। निगरान वजीर खजाना ने IMF हुकाम से बिजली के बिलों में रिलीफ की दरख्वास्त की है और बिजली के बिलों की अदायगियों में सहूलत देने की तजवीज़ IMF के हवाले की है, जिसमें हर सारिफ को बिजली के बिल किस्तों में अदा करने की सहूलत देने की भी तजवीज़ दी गई।
ذرائع کا بتانا ہے کہ وزارت خزانہ کی جانب سے بجلی کے 400 یونٹس استعمال کرنے والوں کے لیے ریلیف کا پلان تیار ہے۔ اگر آئی ایم ایف نے رضامندی ظاہر کی تو 2 ماہ کے لیے معاہدہ ہو سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق اگست اور ستمبر کے بل ایک ساتھ میں لینے کے لیے وزارت خزانہ تحریری گارنٹی دے گی اور بنیادی ٹیرف میں ₹7 کا اضافہ واپس لے کر مرحلہ وار کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ مہنگی بجلی کے تناظر میں صارفین کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ پلان شیئر کیا گیا۔ مقرر کردہ اہداف کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، پاکستان نے آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرا دی۔ نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کا کہنا ہے کہ انہوں نے براہ راست آئی ایم ایف حکام سے بات نہیں کی، پاکستان کی طرف سے ایک ٹیم نے عالمی ادارے کے حکام سے بات چیت کی ہے، وہ آئی ایم ایف پروگرام کو جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نے مہنگی بجلی کے تناظر میں ملکی صارفین کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ پلان شیئر کیا۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ 2023-24 کے بجٹ میں ہنگامی بنیادوں پر 250 ارب روپے مختص کیے گئے۔ یہ رقم بجلی صارفین کو ریلیف دینے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ مجوزہ ریلیف پیکج پر آئی ایم ایف کو قائل کرنے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے اور یہ ریلیف پیکج 400 یونٹس تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین تک محدود ہو سکتا ہے۔ بجٹ میں مختص کردہ ہنگامی رقم محفوظ صارفین کو ریلیف دینے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ معاشی تجزیہ کار فروخ سلیم کا کہنا ہے کہ بجلی کے بل میں 30% ٹیکس اور 50% حکومتی نااہلی ہے۔ معاشی تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ کسی کو مفت بجلی نہیں ملنی چاہیے، جو بجلی مفت دی جا رہی ہے اس پر شرائط لگنی چاہیے۔ سرکاری ملازمین کو بھی قربانی دینی چاہیے تاکہ عوام کے دکھوں میں ساتھ ہونے کا پیغام جائے۔ معاشی تجزیہ کار فروخ سلیم نے کہا کہ بجلی کے بل میں 30% ٹیکس اور 50% حکومتی نااہلی ہے۔ بجلی بنانے کی لاگت اتنی نہیں، لائن لاسز، عدم ریکوری اور دیگر مسائل ہیں۔ عوام کو سستی بجلی نہیں مل رہی تو اچھے پیغام کے لیے سرکاری ملازمین بھی فری بجلی مت لیں۔ فروخ سلیم کا کہنا تھا کہ کسی کا 10,000 روپے بل ہے تو بجلی کی کھپت 2,000 اور ٹیکس 3,000 روپے ہے۔ 10,000 میں سے 5,000 روپے حکومتی نااہلی کے ہیں۔ کسی کو بجلی کا بل ادا کرنے پر اعتراض نہیں، یہاں حکومت کی نااہلی ہے۔ معاشی تجزیہ کار خرم شہزاد نے کہا بل جلانے اور احتجاج کرنے سے حل نہیں نکلے گا، حل نجکاری میں نکلے گا۔ وفاق بجلی ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کو صوبے کے حوالے کرے۔ وابڈا اور وزارت آبی وسائل نے بجلی کمپنیوں کے ملازمین کو فری یونٹس کی سہولت ختم کرنے کی مخالفت کر دی۔ بجلی کے بھاری بھرکم بلوں کے خلاف کراچی سے لے کر کشمیر تک پاکستان کے ہر شہر میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور عوام کی جانب سے مختلف محکموں کو دی جانے والی فری بجلی ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ دوسری جانب نگران حکومت نے صارفین کو ریلیف پہنچانے کے لیے آئی ایم ایف کو بھی پلان پیش کر دیا ہے اور ذرائع کا اس حوالے سے بتانا ہے کہ حکومت کی جانب سے 400 تک یونٹس استعمال کرنے والوں کو ریلیف پہنچانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ادھر تاجروں اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی بجلی کے بھاری بلوں پر حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بلوں میں عائد بھاری ٹیکسز فوری ختم کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اب ذرائع کا بتانا ہے کہ وابڈا اور وزارت آبی وسائل نے بجلی فراہم کرنے والی کمپنیوں کے ملازمین کو فری یونٹس کی سہولت ختم کرنے کی مخالفت کر دی۔ ذرائع کے مطابق وابڈا اور وزارت آبی وسائل کا موقف ہے فری یونٹس کی سہولت ختم کرنے سے کوئی بچت نہیں ہوگی۔ سپریم کورٹ نے پنجاب میں انتخابات 14 مئی کو کرانے کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی درخواست خارج کر دی۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ جب بھی آئینی خلاف ورزی ہوگی عدالت مداخلت کرے گی۔ نظر ثانی کی درخواست پر سماعت چیف جسٹس پاکستان کے سربراہی میں ہوئی۔ وکیل الیکشن کمیشن کا کہنا تھا 2 ہفتے پہلے سپریم کورٹ کا پنجاب انتخابات سے متعلق تفصیلی فیصلہ ملا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کچھ اضافی دستاویزات جمع کرانا چاہتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے اختیارات میں انتخابات کی تاریخ دینے کی حد تک اضافہ کیا گیا ہے، جس پر جسٹس منیب اختر کا کہنا تھا کہ اس سب کا نظر ثانی کے سے تعلق نہیں بنتا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل کا کہنا تھا اگلے ہفتے کا وقت دے دیں تاکہ دلائل تیار کر سکوں، جس پر جسٹس منیب نے ریمارکس دیے کہ جو فیصلہ آیا وہ کیس ختم ہو چکا،
چیف جسٹس پاکستان نے وکیل الیکشن کمیشن کو ہدایت کی کہ آپ اپنا جواب ابھی عدالت میں ہمارے ساتھ ہی پڑھیں، جس پر الیکشن کمیشن کے وکیل کا کہنا تھا کہ سیکشن 57-58 میں ترامیم کے بعد الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا کہنا ہے کہ ممکن ہے آئندہ چند روز میں الیکشن شیڈول کا اعلان کر دیا جائے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے اے این پی، بی اے پی اور بی این پی کے وفود نے ملاقات کی۔ اس موقع پر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا کہ آئندہ چند روز میں الیکشن شیڈول کا اعلان ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب ملاقات میں اے این پی نے چیف الیکشن کمشنر سے مطالبہ کیا کہ الیکشن کا انعقاد آئین کے مطابق 90 دن کے اندر اندر ہونا چاہیے۔ الیکشن کمیشن کو حلقہ بندیوں سے قبل پارٹیوں سے مشاورت کرنی چاہیے تھی۔ اس وقت نئی حلقہ بندیوں کی ضرورت نہیں تھی۔ رہنما اے این پی میاں افتخار حسین نے میڈیا کو بتایا کہ الیکشن کمیشن حکام نے جنوری کے آخر یا فروری کے وسط میں الیکشن کرانے کی بات کی ہے۔ ناظرین، بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی جیل میں سماعت کے خلاف درخواست کی سماعت۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی درخواست پر اعتراضات کے ساتھ سماعت۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے عدالت منتقلی کی وزارت قانون کے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کر رکھا ہے۔ عدالت میں چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ ہماری درخواست پر رجسٹرار آفس نے 2 اعتراضات عائد کیے۔ اعتراض ہے کہ ہم نے ایک کی درخواست میں ایک سے زیادہ استدعا کی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میں اعتراضات دور کر دیتا ہوں، آپ میرٹ پر دلائل دیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ کیا عدالت کا وینیو تبدیل کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے پارٹی چیئرمین کے خلاف اٹک جیل میں سائفر مقدمے کی سماعت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد جاری اعلامیہ میں کہا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف اٹک جیل میں سائفر مقدمے کی سماعت قبول نہیں۔ سابق وزیر اعظم کو آزادانہ اور منصفانہ ٹرائل سے محروم کیا جا رہا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق جیل کے خفیہ ٹرائل کو عدالت میں چیلنج کر چکے، لہٰذا عدالت فوری سماعت کرے۔ اعلامیہ میں مزید کہا گیا کہ یہ حقیقت ہے سائفر اپنی اصلی حالت میں آج بھی دفتر خارجہ میں موجود ہے۔ سائفر کو وفاقی کابینہ نے ڈی کلاسیفائی کیا، جس کے بعد یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ لاگو نہیں ہوتا۔ پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شاہین نے کہا کہ اب بھی وقت ہے، معاملات ٹھیک کریں، سائفر کے سیاسی انتقام کے سوا کچھ نہیں۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتائیں کہ پتوکی میں ایک کمرے پر مشتمل خستہ حال گھر کے 140 یونٹ کا 95,000 بل دیکھ کر گھر کا 82 سالہ بیمار کفیل شدید پریشان ہو گیا۔ 50 سالہ بلڈ کینسر کے مریض بیٹے کی اور اپنی دوائی نہیں لی جاتی، بل کہاں سے دوں؟ گھر کا خستہ حالت اور بکھرا ٹوٹا پھوٹا سامان بابا جی کی غربت کی داستان سنا رہا ہے۔ بابا جی کا کہنا ہے کہ 22 سال سے ان کا بیٹا بلڈ کینسر کے موذی مرض سے لڑ رہا ہے۔ خود بھی جسم درد اور سانس لینے کی بیماریوں کا شکار ہوں، پتہ نہیں کیسے لوگوں کی مدد سے دوائیوں کا انتظام کرتے ہیں، تو اتنا بل کہاں سے جمع کروائے؟ حکومت آخری عمر کی سانسیں لینا آسان کرے، غریب شخص کی دہائی۔ کبولا شریف بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف تاجر تنظیمیں بھی میدان میں آ گئی۔ کبولا شریف نے عارف والا میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی کال پر 2 ستمبر کو شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دے دی۔ شہر بھر میں تاجر اور جماعت اسلامی کی جانب سے احتجاج کے بینرز آویزاں کر دیے گئے۔ رانا محمد معروف نے بتایا کہ عارف والا اور کبولا شریف میں 2 ستمبر کو چنار چوک سے بلدیہ چوک تک پابندہ اور حکومت کے خلاف ریلی بھی نکالی جائے گی۔ شہریوں اور تاجروں کا کہنا ہے کہ بجلی کے بلوں میں ظالمانہ ٹیکسز نے غریب عوام کی کمر توڑ دی۔ حکومت بالفور بجلی کے بلوں میں لگائے گئے ٹیکسز ختم کر دے۔
परिंदा मोहम्मद पनाह में अंजुमन ताजरान के सदर हाजी मोहम्मद यामीन की हिदायत पर शहर में शटर डाउन हड़ताल की गई। तमाम कारोबारी मराकज बंद कर दिए गए। लियाकतपुर शहर में अंजुमन ताजरान के सदर हाजी मोहम्मद यामीन कुरैशी ने हड़ताल जा का ऐलान किया, जिस पर ताजरों ने लब्बैक कहते हुए अपनी दुकानें और कारोबारी मराकज बंद कर दिए। ताहम अंजुमन ताजरान के दूसरे सदर राशिद रफीक चौधरी ने हड़ताल की मुखालिफत की, जिस पर जुज़वी तौर पर चंद एक दुकानें खुली रही। निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर ने कहा कि सेनेट की कायमा कमेटी में मेरे बयान की गलत तशरीह की गई। अपने वजाहती वीडियो बयान में शमशाद अख्तर ने कहा कि कुछ लोगों ने मुझे कहा कि ये ओहदा इतने मुश्किल चैलेंजेस में क्यों कबूल किया। मेरे लिए एजाज की बात है, मुझे अपने वतन की खिदमत करने का मौका मिल रहा है। मैं अपनी पूरी काविशों से अपने मुल्क की खिदमत करूंगा। निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने भी निगरान वज़ीर खजाना का वजाहती बयान सोशल मीडिया साइट पर शेयर करते हुए कहा कि शमशाद अख्तर के आम से तबसरे को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया, जिस पर उन्हें वजाहत करने पर मजबूर कर दिया। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर और साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि कराची में मर्दमशुमारी से सीटें बढ़ेंगी, जिसका फायदा MQM पाकिस्तान को पहुंच सकता है। उनका कहना था ये कि कौमी खुशकिस्मती है कि सबका मर्दमशुमारी पर इतफाक राय हुआ। सबको मालूम था कि मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदियां होनी है। सियासी तौर पर अगर अब किसी को कोई और नारा ज्यादा मुनासिब लगता है तो लगा ले। MQM को मर्दमशुमारी से मुतल्लिक गिला था, शायद फायदा भी उन्हीं को पहुंच रहा है। जबकि कराची में सीटें बढ़ेंगी तो इसका पीपल्स पार्टी को नुकसान का एहतमाल होगा। उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में हल्का बंदियों से कुछ लोगों को फायदा हो रहा है। जिनको फायदा पहुंच रहा है वो चाहते हैं हल्का बंदियां हो, और जिनको नुकसान है वो चाहते हैं अभी ना हो। आइन और कानून का तकाजा है कि मर्दमशुमारी की मंजूरी के बाद अब हल्का बंदी होनी चाहिए। IMF के साथ मुआहदे के हवाले से मुस्लिम लीग नून का कहना था कि कौम को इल्म है कि हमने बड़ी कोशिश की, यह माहिदा ताखीर का शिकार भी हुआ। IMF से मुज़ाकरात भी किए, तकाजा भी किया और इनकी मिन्नतें भी की। IMF से तकाजा और मिन्नतें करते रहे कि शराइत को नरम करें। मुआहदा हो चुका था और कहते थे कि हमें गर्ज नहीं कि इस वक्त वज़ीर आज़म का क्या नाम था और क्या है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। साबिक विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि मुल्क सिविल नाफरमानी की तरफ बढ़ रहा है। इलेक्शन कब होंगे अभी तक कोई नहीं जानता। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर शेख रशीद का कहना था कि 13 जमातें जो मुल्क को माशी मसाइल के समुंदर में डबो कर गई हो अभी मगर मच के आंसू रोकर एहतजाज का हिस्सा बनने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि निगरान वजीर खजाना भी बोल पड़े कि माशी और इक्तसादी मसाइल संगीन होता जा रहा है। 24 करोड़ लोग IMF के रहमो करम पर हैं। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा इस वक्त तक माशी और इक्तसादी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि 2023 आइन और अदलिया पर अमल दरामद के लिहाज से तारीख तरीन साल है। ये कहकर उन्होंने समुंदर को कोजे में बंद कर दिया है। शेख रशीद ने मजीद कहा कि 85 रुपए पर चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी और 220 रुपए पर चीनी इम्पोर्ट करनी जा रहे हैं। 75 साल से चीनी माफिया और आटा माफिया ने हमेशा गरीब को लूटा, गरीब का खून चूस कर अपने मफादात हासिल किए। नैब ने साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को लाहौर हाईकोर्ट में पेश न करने का फैसला किया।
ذرائع کے مطابق نیب کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے خلاف نظرثانی اپیل کی دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ نیب کا موقف ہے کہ سنگل بینچ نیب کیسز کی سماعت نہیں کر سکتا۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ نیب کی جانب سے نظرثانی اپیل میں چیف جسٹس سے استدعا کی جائے گی۔ پرویز الہی کا کیس دو رکنی بینچ کو منتقل کریں۔ لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو دوپہر 2 بجے عدالت کے روبرو پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ دریائے ستلج کے سیلاب کی تباہ کاریاں نہ رکی، مزید سینکڑوں آبادیاں ڈوب گئی، زمینی رابطے منقطع ہو گئے۔ دریائے ستلج میں بھوکا وطن کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ابھی بھی جاری۔ ضلع بہاول نگر میں سیلابی ریلے کی تباہ کاریوں سے 1 لاکھ سے زائد افراد متاثر۔ پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے متعدد حفاظتی بند اور سڑکیں ٹوٹ گئی۔ درجنوں آبادیاں پانی کی لپیٹ میں آ چکی، چاروں اطراف پانی ہی پانی۔ 100 سے زائد آبادیوں کے زمینی راستے ابھی تک منقطع۔ ہزاروں ایکڑ پر فصلیں زیرآب، سیلابی پانی رہائشی ڈیروں مکانوں میں داخل ہو گیا۔ دریائے بیلٹ کے اسکول بھی بند ہیں، جبکہ بجلی سپلائی کا نظام بھی شدید متاثر ہوا۔ ریسکیو 1122 کی ٹیمیں اہل علاقوں کے ساتھ مل کر امدادی کارروائیوں میں مصروف۔ ریسکیو ٹیموں نے پانی میں پھنسے 11,940 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ انتظامیہ کی جانب سے متاثرین کو 30 فلڈ ریلیف کیمپس میں سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اور دوسری جانب بہاولپور میں ڈپٹی کمشنر ظہیر انور جپا کی ہدایت پر سیلاب سے متاثرہ علاقہ جات میں ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن جاری۔ ریسکیو 1122 کے جوانوں نے بستی شیرہ، بستی ملک اللہ اور بستی شاہنواز موزہ وصلہ میں رہ جانے والے افراد کو ان کا سامان کے ہمراہ محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ فاضل پور سے افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں، جہاں 2 بچیاں دریائے سندھ میں ڈوب کر جان کی بازی ہار گئی۔ قریبی علاقہ بیٹ سونترا میں محنت کش کی بیٹیاں کپاس کی فصل کے لیے مزدوری کی غرض سے گئی تھی۔ کام سے واپس آتے ہوئے کشتی سے نیچے گر کر دریا میں ڈوب گئی۔ اطلاع ملتے ہی اہل علاقہ موقع پر پہنچ گئے اور ریسکیو 1122 اور مقامی پولیس کو اطلاع دی۔ ریسکیو نے فوری آپریشن شروع کر دیا، تاہم ابھی تک بچیوں کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ بڑی خبر دے برطانیہ کی جانب سے پاکستان کو جدید ترین ایئرپورٹ سیکیورٹی اسکینرز فراہم کر دیے گئے۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ نے اسکینرز کے حوالے کرنے کی تقریب میں شرکت کی۔ برطانوی ہائی کمشنر نے کہا کہ برطانیہ میں تقریباً 16 لاکھ پاکستانی بستے ہیں۔ یہ پاکستانی برطانوی معاشرے کا اہم حصہ ہے۔ پاکستان کے ساتھ ہمارا خاص تعلق ہے۔ ہر سال لاکھوں افراد پاکستان اور برطانیہ کا سفر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان افراد کی نقل و حرکت دونوں ممالک کے عوام میں مضبوط تعلق کی عکاس ہے۔ دونوں ممالک میں تجارت بڑھانے کے لیے فضائی روابط بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ جیم میرٹ نے کہا کہ برطانیہ نے کراچی اور لاہور کے ایئرپورٹس کے لیے 6 کروڑ مالیت کے جدید سکینرز فراہم کیے۔ اس اقدام سے مسافروں کے سامان کی مناسب سکیننگ ہو سکے گی۔ برطانوی ہائی کمشنر نے کہا کہ کراچی ایئرپورٹ پر سیکیورٹی سکینرز حوالے کرنے پر خوشی محسوس ہوئی۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے بجلی صارفین کو ریلیف دینے میں حکومت کی بے بسی پر حیرت اور مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے خدشات ظاہر کیا کہ بجلی کے بھاری قیمتوں کے خلاف احتجاج مزید شدت اختیار کر سکتا ہے، جو ملک کے لیے اچھا شگون نہیں ہے۔ ایک بیان میں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر کاشف انور نے کہا کہ نگران حکومت کو بڑھتے ہوئے بحران پر فوری طور پر حرکت میں آنا ہوگا۔ لاہور چیمبر کے صدر نے کچھ ایسے اقدامات تجویز کیے جو سول نافرمانی کی طرف بڑھنے والی صورتحال سے نمٹنے میں حکومت کی مدد کر سکتے ہیں۔ انہوں نے تجویز دی کہ مستحق عوام کو بلوں میں سبسڈی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے دی جائے اور تمام صوبوں کے لیے مفت بجلی کی فراہمی بند کی جائے۔ کاشف انور نے کہا کہ ڈسکوز کو صوبوں کے حوالے کیا جائے اور ان کی فوری نجکاری کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ صوبوں کو چاہیے کہ وہ ٹیرف، ڈسٹریبیوشن اور پیداوار کے حوالے سے اپنی توانائی کی پالیسیاں بنائیں۔
वासा के एसटीओ मलिक इसरार करप्शन के किंग बन गए। वासा दफातर को मुस्मार करके मुबैना तौर पर सरिया बेच दिया और ईंटें अपनी जाती रिहाइशगाह पर ले गए। कोहिनूर न्यूज ने एसटीओ मलिक इसरार की रिहाइशगाह पर पड़ी ईंटों की फुटेज हासिल कर ली। सरकारी माल को कैसे लूटा जा रहा है आपको बता रहे हैं कि वासा के एसटीओ मलिक इसरार करप्शन के किंग बन गए हैं। इसी पर मजीद अपडेट करेंगे कामरान अली। जी कामरान, बताइएगा, ये खुल्लम खुल्ला करप्शन की जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, ये वासा की शिमला हिल सब डिवीजन के एसडीओ मलिक इसरार ने सरकारी इमलाक को अपनी प्रॉपर्टी समझ लिया है। इन्होंने वासा की 2 सरकारी दफातर को मसवार कराकर बिल्डिंग से निकलने वाले सरिया को मुबैना तौर पर फरोख्त कर दिया है। जब इससे भी इनका जीना भरा तो सरकारी दफ्तर को मसवार करने के बाद ईंटें अपने घर ले गए हैं। कोहिनूर न्यूज ने एसटीओ मलिक इसरार के घर के बाहर पड़ी सरकारी ईंटों की फुटेज भी हासिल कर ली है। फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है कि सरकारी ईंटें मलिक इसरार की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं। दूसरी जानिब कोहिनूर न्यूज ने एसडीओ स्टोर मोहसिन गुज्जर से टेलीफोनिक राब्ता किया और इस बिल्डिंग मटीरियल की तफसील तलब की तो उनका कहना था कि मेरे पास इस बिल्डिंग का कोई मटीरियल रिकॉर्ड नहीं है और ना ही मुझे सरिया जमा करवाया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान तफसीलात से बात करने के लिए। पीपी 146 यंग यूथ के सदर राना तलाल की हिना परवेज भट्ट से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात। हिना परवेज भट्ट ने यूथ विंग पीपी 146 के सदर राना तलाल से इलाके में यूथ के मामलात के हवाले से बातचीत की। इस मौके पर राना उमैर, खान बाबा, मोहम्मद हसनैन, अरसलान और सुल्तान भी मौजूद थे। हिना परवेज भट्ट को बताया गया कि हल्का में पहले भी यूथ विंग बनाई गई लेकिन इख्तियारात न दिए गए। हिना परवेज भट्ट ने राना तलाल को यकीन दहानी करवाई कि हम यूथ के साथ हैं और हम यूथ के लिए काम कर रहे हैं, अब इनको इख्तियारात भी दिए जाएंगे। आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान और अंजुमन ताजरान उर्दू बाजार के सदर खालिद परवेज ने 2 सितंबर को बिजली के बिलों में होशरबा इजाफे के खिलाफ लाहौर समेत मुल्क भर में मार्केटें और दुकानें बंद करने का ऐलान कर दिया। खालिद परवेज का कहना है कि बिजली के बिलों ने न सिर्फ आम आवाम बल्कि ताजिर तबके को भी परेशान करके रख दिया है। हुकूमत फौरी तौर पर बिजली के बिलों में होशरबा इजाफे को वापस ले और आवाम को रिलीफ दे। आम आवाम के लिए हुकूमत ने 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल बना दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि बिजली के बिलों की भरमार की गई है और गैस के बिलों की भरमार की गई है और महंगाई का एक तूफ़ान आ गया है। इससे गरीब आदमी इंतहाई परेशान है, छोटा ताजर परेशान है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अंजुमन ताजरान ऑल पाकिस्तान ने और अंजुमन ताजरान ऑल पाकिस्तान रजिस्टर्ड लाहौर ने पूरे पाकिस्तान की मार्केटों को बंद रखने का ऐलान किया है और हफ्ते के रोज़ तमाम पाकिस्तान की जो मार्केटें हैं बंद रहेंगी, एहतजाजन बंद रहेंगी। एक्साइज ऑफिस रीजन ए अली कम्प्लेक्स लाहौर में एप्का एक्साइज की नौमुंतखब बॉडी की तकरीब हल्फ बर्दारी। नौमुंतखब अहदेदारान उस्मान सपरा सदर रीजन ए, मोहम्मद शहबाज सीनियर नायब सदर, उस्मान सुलेमान सीनियर नायब सदर, नुसरत अव्वल नायब सदर, उस्मान शहजाद, जनरल सेक्रेटरी काशिफ आसिफ, प्रेस सेक्रेटरी हाफिज नियामत और दीगर ने हल्फ लिया। इस मौके पर मोहम्मद आजम डिप्टी डायरेक्टर एक्साइज रीजन ए लाहौर, इफ्तिखार सुलहरिया सदर एप्का लाहौर, लाला असलम मलिक, जमील आमिर भट्ट, अरशद बलोच, राय आसिम, अनीस चौहान और रीजन ए के मुलाजमीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। राना सुल्तान महमूद मोजा बरकी कैंट के नंबरदार तैनात। राना मोहम्मद सुल्तान याकूब को मोजा बरकी का नंबरदार तैनात कर दिया गया। राना याकूब की वफात के बाद उनके बड़े साहबजादे राना सुल्तान को तैनात किया गया। रेवेन्यू ऑफिसर लाहौर ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एएसपी सलमान जफर के सिटी डिवीजन के तमाम मुहाफिज और मुहर्ररान को ब्रीफिंग। तमाम मुहाफिज हॉटस्पॉट और क्राइम पॉकेट एरिया की पेट्रोलिंग को यकीनी बनाए। तमाम तर हिफाजती इकदाम को अपनाते हुए अपने फराइज सर अंजाम दे।
इंसदाद जराइम के हवाले से अपने एरिया में कड़ी निगरानी जारी रखे। ASP सलमान जफर ने कहा, दौरान चेकिंग इखलाकियात का दामन हरगिज हाथ से न छोड़े। ASP सलमान जफर का मजीद कहना था कि FIR का इंदराज में ताखीरी हरबे हरगिज इख्तियार न करें। थाना आने वाले अवामुन्नास से खुश इखलाकी और अच्छे रवैये से पेश आए, अपने फ़राइज़ मुनसबी ईमानदारी और अहसन तरीके से सर अंजाम दें। खबरदार होशियार, लाहौर में फसलों के वाकयात और कूड़ा करकट जलाने पर मुकदमा दर्ज होगा। शहर लाहौर को स्मोक से बचाने के लिए DC लाहौर ने फसलें जलाने पर दफा 144 नाफिज कर दी। शहर या गिरदोनवा में फसलों की बाकियात को जलाना स्मोक का बड़ा सबब बनता है। शहर भर में फसलों की बाकियात जलाने पर मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। सॉलिड वेस्ट, टायर्स, प्लास्टिक, पॉलिथीन बैग, रबड़ और चमड़ा जलाने पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। DC लाहौर राफिया हैदर का कहना था कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रियों के खिलाफ भी सख्त क्रैकडाउन किया जा रहा है। मक्का मुकरमा में सुपर मून का दिलकश नजारा, लोगों ने गारे हिरा और गारे सोर के बुलंद मकामात से रोशन चांद का मुशाहिदा किया। दुनिया भर की तरह सऊदी अरब में भी सुपर मून देखा गया। मुल्की और गैर मुल्कियों ने मक्का मुकरमा में गारे सौर और गारे हिरा के पहाड़ों से उभरते हुए सुपर मून का मुशाहिदा किया। मक्का मुकरमा में सुपर मून का दिलकश नजारा, लोगों ने गारे हिरा और गारे सोर के बुलंद मकामात से रोशन चांद का मुशाहिदा किया। दुनिया भर की तरह सऊदी अरब में भी सुपर मून देखा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडवोकेट इमान मिजारी को दारुल हुकूमत से बाहर ले जाने से रोकने के हुक्म में पीर तक तोसी कर दी। इमान मिजारी की अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील फराहमी और हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इमान मिजारी की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें वजारत दाखिला के हुकाम अदालत के सामने पेश हुए। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला IG इस्लामाबाद और FIA को हुक्म दिया कि इमान मिजारी को इस्लामाबाद से बाहर न ले जाया जाए। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानसबर्ग में 5 मंजिला इमारत में आग लगने से 73 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। जोहानसबर्ग में इमारत में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया, ताहम कूलिंग का अमल जारी है और इंतजामिया की जानिब से आग लगने की वजूहात का तयन किया जा रहा है। मुकामी जराये के मुताबिक इमारत में आग लगने के वाक़े में 73 अफराद हलाक और 52 जख्मी। हलाक होने वालों में 7 बच्चे भी शामिल। जोहानसबर्ग इमरजेंसी मैनेजमेंट सर्विस के मुताबिक उनके तर्जुमान ने कहा कि मुकामी वक्त के मुताबिक रात 1:30 बजे इमारत में आग लगी, जिसने पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। इमरजेंसी हुकाम के मुताबिक 50 के करीब मुतासर अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम की गई और इमारत में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हलाकतों की तादाद में इजाफे का भी खदशा। मुकामी अफराद का कहना है कि मुतासर इमारत में बेघर अफराद रिहाइश पजीर थे और आतिशदगी के वक्त तकरीबन 200 अफराद इमारत के अंदर मौजूद थे। मंदरी तूफान आइडियला 125 मील फी घंटा रफ्तार की हवाओं के साथ अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के साहिल से टकरा गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तूफान के पेश नज़र फ्लोरिडा, जॉर्जिया और जनूबी कैरोलिना में इमरजेंसी को नाफिज कर दिया गया। मूसलाधार बारिश से मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक। रिपोर्ट्स में बताया गया कि फ्लोरिडा के साहिली इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई, जिसकी वजह से साहिली इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। इसके अलावा 2 लाख से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम भी हो गए, जबकि साहिली इलाकों से हजारों अफराद का इनखला करा लिया गया है। ईरान ने वर्ल्ड मास्टर वेट लिफ्ट चैंपियनशिप के दौरान इसराइली वेट लिफ्टर से हाथ मिलाने वाले ईरानी वेट लिफ्टर पर ताहयात पाबंदी आयद कर दी। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक पोलैंड में खेली जाने वाली वर्ल्ड मास्टर वेट लिफ्ट चैंपियनशिप 2023 में ईरानी वेट लिफ्टर मुस्तफ़ा रजाई दूसरी, जबकि इसराइली वेट लिफ्टर मस्कन
सोरिस्की तीसरी पोजीशन पर रहे। मुकाबले के बाद पोडियम पर खड़े ईरानी वेट लिफ्टर को इसराइली वेट लिफ्टर मस्कन सोरिस्की से मुसाफा करते देखा गया। बात करें क्रिकेट के मैदान से तो पहले मैच में कामयाबी के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम एशिया कप के दूसरे और हाई वोल्टेज टाकरे के लिए श्रीलंका पहुंच गई। कौमी क्रिकेट टीम रात 3 बजे चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए कोलंबो के लिए रवाना हुई। पाकिस्तान की टीम जुमे की शाम को पालेकेले स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। इवेंट में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 2 सितंबर को कैंडी में खेला जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम ने एशिया कप का शानदार आगाज करते हुए पहले मैच में नेपाल की क्रिकेट टीम को 238 रन से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 50 ओवर्स में 342 रन बनाए, जबकि हरीफ टीम 104 स्कोर ही बना पाई। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।